नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं खास शो राहुल का अग्निपथ। मैं हूं परवीन शेख। ईरान पर इजराइल के हमले को लेकर कांग्रेस ने चिंता जाहिर की है। अब ये कांग्रेस की चिंता है या फिर मुस्लिम वोटों की राजनीति, इससे देश अब वाकिफ है। खासतौर से राहुल गांधी जो भारत की विदेश नीति के खिलाफ ही स्टैंड लेते नजर आते हैं। राहुल गांधी के रवैये से कांग्रेस के अंदर भी घमासान चढ़ा है। ईरान इजराइल पर कांग्रेस का फिलिस्तीन वाला ही रुख नजर आ रहा है। इस बीच आज प्रियंका वाड्रा ने एक कदम आगे बढ़ते हुए भारत सरकार को ही कायर बता दिया। दरअसल कांग्रेस ने भारत सरकार की तरफ से संयुक्त राष्ट्र के गाजा युद्ध विराम प्रस्ताव पर वोटिंग से दूरी बनाने की कड़ी निंदा की है। कांग्रेस ने इसे नैतिकता के दायरे में रखते हुए कायरता करार दिया और सवाल उठाया, क्या भारत अपने ऐतिहासिक रुख और मानवीय मूल्यों से पीछे हट गया है? ये सवाल प्रियंका ने सोशल मीडिया एक्स पर उठाए हैं। क्यों बार बार भारत के खिलाफ स्टैंड लेती है कांग्रेस? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अक्सर जब भी कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा होता है या फिर फिलिस्तीन का मुद्दा हो या अब इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी जंग हो, कांग्रेस का जो रुख रहता है वो भारतीय यहाँ पर जो विदेश नीति है उसके खिलाफ क्यों रहता है? देखिए, कांग्रेस और कांग्रेस के नेता, ये कांग्रेस पार्टी है जो ऐसी पार्टी है जिसके लिए एजेंडा तय होता है 10 जनपद से, और उस एजेंडे को दूसरे कांग्रेस के नेता जो कि इन लोगों के इर्द गिर्द हैं, जो चाहते हैं कि हमारा राजनीतिक भविष्य कांग्रेस में ही रहे, वो इसी के इशारे पर काम करते हैं। जिनको लगता है कि नहीं, 10 जनपद से चल रहा एजेंडा राष्ट्र विरोधी है और हम इस राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में इनके साथ नहीं रह सकते, तो फिर वो अलग रास्ता अपनाते हैं। जैसे कुछ दिनों के अंदर शशि थरूर ने अपनाया, जैसे आनंद शर्मा ने अपनाया, जैसे सलमान खुर्शीद ने बोला, जैसे पी चिदम्बरम ने पिछले दिनों आर्टिकल लिख के सपोर्ट किया और अपने बयानों में दिखाया कि नहीं, हमारा जो तरीका है वो सरकार के साथ है, देश के साथ है, 10 जनपद के एजेंडे के साथ हम नहीं रहेंगे। अब प्रियंका वाड्रा, ये तो ऐसे भी राजनीतिक रूप से अपरिपक्व हैं। जब इतने दिनों की राजनीति करने के बाद, लगभग 20 साल हो गया, 20 साल से ज्यादा समय गुजार चुके हैं राहुल गांधी चुनावी राजनीति में, फिर भी इतने अपरिपक्व हैं, तो 1 साल की चुनावी राजनीति के बाद प्रियंका वाड्रा का क्या हाल होगा? उनके साथ अभी एक के बाद एक समस्याएं चल रही है। पहले तो उनके पति रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ईडी की जांच चल रही है जी। वो पूछताछ के लिए बुलाए गए हैं, और पूछताछ के लिए बुलाए जाने का मतलब ये नहीं होता कि पूछताछ हो गई, अब जाओ घर पर आराम करो, कोई आगे कार्रवाई नहीं होगी। मतलब अगली बार क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी और फिर उसके बाद इनको हिरासत में लिया जाएगा, जैसे केजरीवाल जैसे लोगों को लिया गया है। ये समस्या उनके परिवार की चली रही थी कि उनकी सांसदी पर भी समस्या पैदा हो गई। वायनाड में वो अभी उपचुनाव में सांसद बनी है, राहुल गांधी ने तो वहां अलविदा कह दिया, लेकिन वायनाड में उपचुनाव में इनको दी गई कि चलो भाई आप भी लोकसभा में आ जाओ। चुनाव जीतकर तो आ गई हैं, लेकिन केरल के हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर किया गया। भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट थी नाव्या हरिदास, उन्होंने एक पिटीशन दायर किया और पिटीशन दायर करने के बाद कहा कि प्रियंका वाड्रा ने अपनी संपत्ति एफिडेविट में छुपाई है। उन्होंने सारी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया। उनके पास जो प्रॉपर्टी है उसमें रॉबर्ट वाड्रा की प्रॉपर्टी भी शामिल है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपनी प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हुए जिन कंपनियों में आपका मैक्सिमम शेयर है उन कंपनियों के बात छिपा लें। प्रियंका वाड्रा के पास ये 3 करोड़ 5 करोड़ की प्रॉपर्टी नहीं है, उनके पास सैकड़ों करोड़ की प्रॉपर्टी है, लेकिन एफिडेविट में नहीं बताएंगे। और इसीलिए एक याचिका दायर की गई, केरल हाई कोर्ट में उसकी सुनवाई हुई और पिछले दिनों एक नोटिस जारी किया गया प्रियंका वाड्रा को कि अगर आपने एफिडेविट में सारी जानकारी दी है तो कोर्ट के सामने पेश हों और बताएं कि इसके अलावा आपके पास कोई प्रॉपर्टी है कि नहीं। लेकिन प्रियंका वाड्रा से पहले नाव्या हरिदास ने पूरी प्रॉपर्टी की लिस्ट दे दी है। अगर रॉबर्ट वाड्रा के पास कंपनी है स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड जी, अगर वो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उस कंपनी के नाम से जिसका ईडी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, तो क्या वो प्रियंका वाड्रा की प्रॉपर्टी नहीं है? शिमला में आपने घर बनाया है, प्रियंका वाड्रा की प्रॉपर्टी नहीं है? आपके खानदानी प्रॉपर्टी में से एक फार्म हाउस मिला है जिसमें राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा दोनों के शेयर हैं, तो वो आपकी प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। आपके परिवार की प्रॉपर्टी में से वो जिसमें आपका शेयर है, आप शेयर होल्डर हो,
उस कंपनी के, वो क्या आप अपनी प्रॉपर्टी में नहीं दिखाओगे? तो अपनी संपत्ति को छिपाने के लिए ये लोग नए नए तरीके अपनाते हैं, जबकि इलेक्शन एफिडेविट में साफ तौर पर लिखा होता है कि अगर कोई महिला है तो वो अपने हस्बैंड और फिर नाबालिग बच्चे, अगर वो बच्चा बालिग नहीं है तो उसकी प्रॉपर्टी आपकी प्रॉपर्टी है, आपने उसमें अपनी भूमिका निभाई है, आपने उसके लिए वो सेविंग की है, तो इस सारी प्रॉपर्टी का डिटेल देना है आपको। इसलिए ये जो सांसदों की करोड़पति सांसद, अरबपति सांसद की लिस्ट आता है, उसमें प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी का नाम तो नहीं आता। लेकिन अगर राहुल गांधी और सोनिया गांधी इस बात का जिक्र करें कि यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में उन्होंने 38% का शेयर ले रखा है, और वो यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, वो कंपनी जो कि नेशनल हेराल्ड की 5,000 करोड़ की संपत्ति अपने पास रखी हुई है, तो आपके पास भी तो 2,000 करोड़ की प्रॉपर्टी हुई जी। तो आप उसका जिक्र नहीं करते हो और कहते हो कि 3 करोड़ 84 लाख की प्रॉपर्टी हमारे पास है। हमने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया था, उससे 2 करोड़ 1 करोड़ 50 लाख रुपया इनकम हुआ और सारा मिला के यही हमारे पास प्रॉपर्टी है। राहुल गांधी कहते हैं घूम घूम करके हमारे पास तो अपना एक घर भी नहीं है, चाहे इनके पास बड़ा फार्म हाउस ही क्यों ना हो। तो इस मामले में प्रियंका वाड्रा गिरी हैं, तो अब इनकी सांसदी रहेगी जाएगी ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि राहुल गांधी का भी एक बार सांसदी चली गई है मानहानि के मुकदमे में, और संपत्ति छिपाने के मुद्दे पर ये घिरी हुई है, समन आया है और ये जाएंगी। अगर उसमें ये पाया गया कि इन्होंने गलत एफिडेविट दायर किया है, तो जो मांग की गई है केरल हाई कोर्ट से कि इनकी सदस्यता रद्द कर दी जाए, चुनाव को अवैध घोषित कर दिया जाए, गैर कानूनी घोषित कर दिया जाए, वो हाई कोर्ट का फैसला आएगा, ये चली जाएंगी। लेकिन इसीलिए अब ये दौड़ी दौड़ी वायनाड गई हैं कि वायनाड में एक उपचुनाव भी होना है विधानसभा का नीलांबुर में जी। और उस उपचुनाव में भी कांग्रेस की साख दांव पर लगी है। अभी इनके कैंडिडेट की गाड़ी पर छापेमारी की गई और उसके बाद कांग्रेस वाले हंगामा करने लगे। वहां सरकार तो एलडीएफ की है, पिनराई विजयन सीएम है, और इन लोगों के बीच जो मुकाबला चल रहा है उसमें कांग्रेस के कैंडिडेट गाड़ियां ले जा रहे थे। ऐसे वायनाड में लोकसभा चुनाव के समय भी इनकी कई गाड़ियां जब्त हुई थी, क्योंकि ये लोगों को राशन का पैकेट भेज रहे थे। ये कैश फॉर वोट की तरह ही है, ये पैसे देकर वोट खरीदने वाली है। तो इसलिए प्रियंका वाड्रा वहां फंसी है, और अब इनका पूरे कांग्रेस का चरित्र इधर ईरान और इजराइल के युद्ध के बीच चला जा रहा है, क्योंकि ये गाजा के बारे में बात की है, गाजा युद्ध विराम। ये गाजा युद्ध विराम जब यूएन में जाए तो उसमें भारत की क्या भूमिका होनी चाहिए और क्या भूमिका रही है, ये नैतिकता की बात, मानवीय मूल्यों की बात कर रही हैं। तो उसमें इनका तो मानना यही है कि हम गाजा युद्ध विराम के समर्थन में, यानी कि इजराइल के अटैक के विरोध में वोट कर दें। इन्होंने फिलिस्तीन का समर्थन भी किया, जबकि भारत सरकार का एक स्टैंड है उसी तरह का जो अपने लिए है। भारत का स्टैंड कभी यूरोप के देशों या अमेरिका की तरह दोहरे मानदंड वाला नहीं होता कि एक तरफ हम उन आतंकवादियों का विरोध कर रहे हैं, उन आतंकवादियों के खिलाफ है जो उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, उस पर अटैक कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अगर भारत जैसे देश प्रताड़ित हो रहा है, उन आतंकवादियों के कैंप अगर पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान उसके साथ खड़ा है, तो हम उसके साथ खड़े रहेंगे, भारत के साथ खड़े नहीं रहेंगे। हम वो स्टैंड नहीं रखते। हिंदुस्तान, भारत का स्टैंड साफ है कि हम आतंकवाद के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई कर रहा है तो हम उसके साथ खड़े हैं। यही गाजा में हुआ है। हमास आतंकी संगठन है, हिजबुल्लाह आतंकी संगठन है, वो केवल इजराइल के अंदर फिलिस्तीनियों के लिए युद्ध नहीं करता, अटैक नहीं करता, बल्कि ये पूरा अंतरराष्ट्रीय इस्लामिक जिहादी नेटवर्क जो चलता है वो सब एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। और उसी कड़ी में हिजबुल्लाह भी है जिसको ईरान सपोर्ट करता है, और वही हिजबुल्लाह के साथ हमास भी है जिसको सुन्नी कंट्री कई सपोर्ट करते हैं। इन लोगों के पास अपनी कोई फैक्ट्री नहीं है, अपनी इकोनॉमिक का कोई बेस नहीं है। इन्हीं देशों के पैसे से ये करोड़ों अरबों का हथियार खरीदते हैं और लड़ाकों को पैसे देते हैं। तो ये भारत का स्टैंड जो है, इसलिए कूटनीतिक स्तर पर ऐसा रहा है कि अगर युद्ध विराम की बात हो रही है भाई, तो सपोर्ट, समर्थन और विरोध की बात नहीं, हम इससे दूरी बना के रखेंगे, क्योंकि अभी हम ये नहीं मान रहे कि युद्ध विराम होना चाहिए, या ये भी नहीं कह रहे कि इजराइल का स्ट्राइक जो है
वो आतंकी संगठनों के खिलाफ ही है या फिर सामान्य लोग भी उससे प्रभावित हो रहे हैं। तो हम इजराइल के साथ डायरेक्ट बातचीत कर रहे हैं मानवीयता के आधार पर, हम फिलिस्तीन में मानवीयता के आधार पर मदद भी कर रहे हैं, वहां पर रिकंस्ट्रक्शन के लिए, वहां के लोगों को खाना पहुंचाने के लिए हमसे जो मदद हो रहा है हम कर रहे हैं। लेकिन जब दो देशों के बीच है, आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की बात इजराइल कर रहा है, अगर हम गाजा में सपोर्ट कर दें हमास का, तो फिर भारत पाकिस्तान में ये जो संघर्ष चलता है तो इजराइल भी हमारे खिलाफ होगा, क्योंकि पाकिस्तान भी तो आतंकवादियों को पालता है। तो इस पूरे जो कूटनीतिक प्रयास भारत के रहे हैं, यही कारण है कि इजराइल हमारे साथ खड़ा है जी। तो अब प्रियंका वाड्रा जो कि फिलिस्तीन वाले बैग लेकर पार्लियामेंट तक पहुंची थी, चीखने चिल्लाने लगी है कि नहीं नहीं मानवीयता चाहिए। ये मानवीयता की बात कर करके इनके पूरे खानदान ने भारत का बेड़ा गर्क कर दिया, क्योंकि ये जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री मानवीयता की राग लापते थे। हिंदी चीनी भाई भाई करके क्या कर लिया, 1962 में चीन ने आक्रमण किया, हमने अपने लाखों एकड़ जमीन चीन को दे दी। चीन और तिब्बत के बीच विवाद चल रहा था, चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया, उस समय मानवीयता कहाँ थी? आपने मान्यता दे दी कि नहीं नहीं चीन का हिस्सा ही तिब्बत है। ये भारत पाकिस्तान के संघर्ष के समय पीओके किसने दिया? अगर हम सालों तक लड़ते रहते कोई बात नहीं थी, लेकिन आपने यूएन जाकर युद्ध विराम करवा लिया, लाइन ऑफ कंट्रोल खिंचवा दिया और पीओके अभी भी पाकिस्तान के पास चला गया। तो ये पूरे के पूरे अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में अगर ये छोटे मोटे मानवीयता की बात करते हो तो इसका मतलब है कि आप देश के खिलाफ जाते हो, और ये इनका एजेंडा रहा है। इजराइल और ईरान के बीच भी ऐसी ही स्थिति है। अगर इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया तो वो प्रीम्प्टिव अटैक जो है वो इसलिए है क्योंकि इजराइल को भी सेल्फ डिफेंस का अधिकार है। एक छोटा सा देश है, चारों तरफ अरब के देशों से घिरा हुआ है, और ईरान सपोर्ट करता है उन संगठनों का जो कि इजराइल में बम धमाके करवाता है। हिजबुल्लाह की बात हो रही है, हमास की बात हो रही है, और एक संगठन पीआईजे है, और पीआईजे को भी ये सपोर्ट करता है। तो ये सारे आतंकी संगठन इजराइल के खिलाफ है, तो इजराइल को अपना अधिकार है सेल्फ डिफेंस का। अब इजराइल ने ईरान को टारगेट इसलिए किया कि ईरान परमाणु बम बना रहा है, अमेरिका उसके परमाणु संयंत्र के विकास के खिलाफ है। लेकिन फिर भी इजराइल का और अमेरिका का तरीका अलग अलग है। अमेरिका ये दुनिया में एक नई विचारधारा, नए तरीके, वो भारत के खिलाफ भी है कि भारत परमाणु बम जब बना रहा था तो, लेकिन इजराइल ये नहीं कह रहा कि कौन परमाणु बम बना रहा है कौन नहीं बना रहा है। हमसे जो टकरा रहा है, जो हमारे खिलाफ आतंकी संगठनों को मदद कर रहा है, कल उन आतंकी संगठनों को ये परमाणु बम भी दे सकता है, और अगर उसने परमाणु विस्फोट करवाया तो आतंकवादी, ये जो बॉर्डरलेस सोसाइटी है, ये कोई देश तो है नहीं कि उसके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी हो, उसके मानवाधिकार की बात तो होती है नहीं। तो ऐसे में आतंकी संगठन जो एक तरह से किसी भी देश में पनपता है लेकिन उसकी अपनी कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं है, उसके खिलाफ अगर हम उसको अगर परमाणु बम मिलता है तो वो अगर इजराइल के खिलाफ उपयोग होता है तो होने से पहले ही खत्म करो। यही तरीका इजराइल का 1967 के इजराइल और अरब के बीच हुए युद्ध में भी रहा था कि हमारे खिलाफ तैयारी कर रहा है, पहले ही उसके ऊपर अटैक करो। तो ये तरीके जो इजराइल और ईरान के बीच के चल रहे वार में है, भारत सरकार का स्टैंड है कि युद्ध नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन भारत सरकार का यह स्टैंड नहीं है कि इजराइल हमला ही ना करे, ईरान पर होने वाले हमले गलत हैं। तो इसलिए ये कांग्रेस जो इस तरह के डिप्लोमेसी वार में घुसती है, और हिंदुस्तान के, भारत की सरकार के जो रुख रहता है, जो स्टैंड रहता है, उस स्टैंड के साथ विपक्ष अगर नहीं चलती है तो दुनिया भर में यही जाता है मैसेज कि भारत के अंदर अलग अलग पार्टियां अलग अलग रास्ते पे है। यानी कि हम ये समझ सकें कि अगर हमें अपना एजेंडा पूरा करना है तो आप हमें उन पार्टियों का समर्थन करने दो जो कि हमारे साथ चल सके। मतलब इसीलिए कांग्रेस के इस सपोर्ट के कारण ही जो पूरी दुनिया में भारत के विरोधी ताकतें हैं, जो चाहती है कि भारत में एक ढुलमुल सरकार बने, वो कांग्रेस को सपोर्ट करती है। चाहे अमेरिका को ही देखिए, अमेरिका में बार बार कहा जाता है कि वहां की फॉरेन पॉलिसी बदलती नहीं है, सरकारें बदल जाती है,
तो उसकी सरकार, किसी की सरकार बनाने, चाहे डेमोक्रेट हो या रिपब्लिकन हो, किसी की सरकार बनाने के लिए बाहरी हस्तक्षेप उस लेवल पर नहीं होगा जैसे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लिए होती है। एक को माना जाता है नेशनलिस्ट पार्टी, एक को माना जाता है कि नहीं मिडिल पथ पर चलने वाली पार्टी है, इधर भी डुलकेगी उधर भी डुलकेगी। तो कांग्रेस ने अपना चरित्र दिखाया है। इसलिए जब हिंदुस्तान की बात होती है तो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी पार्टी होती है जो आजकल छापे पड़ रहे हैं। देखिए छत्तीसगढ़ में छापे पड़े, कर्नाटक में इनके 4 विधायक, एक सांसद के घर छापे पड़े, इन लोगों का अरेस्ट वारंट इशू होने वाला है। तो उधर जोशी साहब के घर पे छापे पड़े क्योंकि जल जीवन मिशन में ही उन्होंने घोटाला कर दिया था, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, राजस्थान में छापे पड़ रहे हैं। तो कांग्रेस के ये सारे नेता यहां भ्रष्टाचार करते हैं, अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर देश के खिलाफ, यानी देश के स्टैंड के खिलाफ जाते हैं। कूटनीति, भारत की जो कूटनीतिक जीत होने वाली होती है उसमें कहीं ना कहीं एक पेच फंसा देते हैं, जैसा पहले करता रहा है, जिसके कारण आज हमें फिर से श्रीलंका को अपने साथ लाने के लिए इतनी कवायद करनी पड़ी, क्योंकि श्रीलंका में इन्होंने तमिल मुद्दे पर यूएन में ही वोटिंग श्रीलंका के खिलाफ कर दी थी मनमोहन सिंह की सरकार के समय में। तो ये अंतरराष्ट्रीय से लेकर राष्ट्रीय लेवल पर कांग्रेस का चरित्र ऐसा रहा है जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा जैसे नेता, जहां 10 जनपद से चलता है कांग्रेस का एजेंडा, ये सारे नए नए कांड करते रहते हैं और इसी की सजा इतने दिन से मिल रही है और आगे भी 10-20 साल तक मिलते रहेगी। 2014 से अब तक ये सत्ता से दूर रहे हैं और अगले 10-20 साल तक भी सत्ता से दूर ही रहेंगे। इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। भारत की सुरक्षा से समझौता करना, विदेशी ताकतों के हाथों को मजबूत करना राहुल गांधी का शगल बन चुका है। प्रियंका वाड्रा तो फिलिस्तीन के बैग के साथ संसद ही पहुंच जाती हैं, जो बताता है कि मुस्लिम वोटों के लिए कांग्रेस कुछ भी कर सकती है। अब एक बार फिर ईरान को लेकर कांग्रेसियों के पेट में दर्द शुरू हो चुका है, जिसको लेकर राहुल गांधी देश की जनता के निशाने पर भी हैं और आने वाले चुनावों में इसकी कीमत कांग्रेस को चुकानी होगी। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।